इसको इजी नहीं लेना है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा देता है। ये तकरीबन 20% से 80% तक इसका जो ना नुकसान हो सकता है कि मुकम्मल फसल जो है तबाह हो जाता है। और मार्च में इसका जो हमला होता है वो यानी सबसे बेहतरीन फेवरेबल जो ना 24 से जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और पर डे के हिसाब से फीमेल जो बच्चे देती है वो तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को अपना सियात खेड़ा ज़रा मशरक साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा एफिड का है। गंदम की फसल के ऊपर एफिड का हमला, उसका उससे जो ना गंदम को हमने इस एफिड के हमले से किस तरीके से बचाना है, इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि एफिड की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और गंदम आजकल जिस स्टेज के ऊपर खड़ी है इसके ऊपर जो ना एफिड का जो हमला शुरू हो चुका है, क्या इस स्टेज के ऊपर ये एफिड जो ना इसको नुकसान पहुंचा सकता है गंदम की फसल को या नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचा सकता है तो हमें जो ना इसका केमिकल या नॉन केमिकल कंट्रोल कौन सा है जिससे जो ना बेहतर रिजल्ट मिले। और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि साजगार माहौल कौन सा होता है एफिड के हमले के लिए, जो उसको जो ना बेहतर जो ना हमला करने में जो ना हेल्प करता है मौसम, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। जब तक आप लोगों को इस एफिड के बारे में सही तरीके से जो मालूम नहीं होगा कि ये किस तरह का पेस्ट है और ये किस वक्त आ सकता है, किस टेम्परेचर के ऊपर इसके जो ना हमला हो सकता है और फसल की किस स्टेज के ऊपर ये आ सकता है, जब तक हमें एफिड के लाइफ साइकिल के बारे में, उसके मिजाज के बारे में पता नहीं चलेगा कि ये हमें नुकसान कितना ज़्यादा पहुंचा सकता है और एक पौधे के ऊपर कितने दाने होने चाहिए और इसकी जो नस्ल है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से फैलती है, यानी कि कितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई होती है, कितनी जल्दी वो बढ़ती है, जब तक इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हमें इसको सही तरीके से जो ना इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बेहतर जो ये होता है कि इब्तदाई स्टेज के ऊपर जब हमें ये इक्का दुक्का दाने इसके जो ना नज़र आना शुरू हो जाएं तो हमें इसका जो ना कंट्रोल मेयर करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये बर वक्त कंट्रोल हो जाए और इसकी जो पॉपुलेशन है वो गंदम के ऊपर जो ना बढ़े ना, मज़ीद ज़्यादा नुकसान ना दे। मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा दें ताकि ज़राअत के मुतल्लिक़ जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर इसके बारे में बात करें कि किस वक्त ये हमलावर हो सकता है, किस महीने के अंदर ये हमलावर जो ना होता है, हमला शुरू कर देता है, ये फरवरी में जो ना इसका हमला शुरू हो जाता है और मार्च का जो महीना अब चल रहा है, मार्च के दूसरे हफ्ते में ना इसका जो हमला होता है वो इंतहाई पीक के ऊपर होता है। यानी सबसे बेहतरीन फेवरेबल जो माहौल होता है वो फरवरी ता मार्च होता है। अगर इन 2 माह में से देखा जाए तो फिर मार्च का महीना मज़ीद फेवरेबल होता है और मार्च के एंड के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर जो ना इसका बढ़ता जाता है तो फिर इसकी पॉपुलेशन जो होती है या इसकी आबादी जो होती है, इसकी जो तादाद होती है वो फिर कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है और उधर से 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इनके दरमियान में जो ना ये इनके लिए ये फेवरेबल टेम्परेचर होता है 9 और 24 के दरमियान। 9 से जो टेम्परेचर कम होने लग जाता है या उसके बाद जो ना 24 से जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो फिर जो ना इसकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है और ये मरना शुरू हो जाता है और इसकी जो इन्फेस्टेशन होती है, इसका जो हमला होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि ये अक्टूबर से लेकर जो ना जनवरी तक ये इनएक्टिव रहता है क्योंकि इन दौरान जो ना टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सर्दियों के मौसम में हम ये कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव रहता है, इसका जो हमला होता है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है, यानी इस दौरान जो ये ज़्यादातर इनएक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है जनवरी के बाद यानी फरवरी और मार्च में तो फिर इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इसका हमला जो ना वो ज़्यादा देखने में मिलता है। अगर इसकी फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल जो है ना तकरीबन 100 से लेकर 150 तक बच्चे पैदा करती है और पर डे के हिसाब से इसका देखा जाए तो पर डे के हिसाब से जो फ़ीमेल जो बच्चे देती है वो तकरीबन 4 से 6 बच्चे पर डे के हिसाब से देती है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से जो ना इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। मेरे काश्तकार भी फील्ड का जब हमने विज़िट किए हैं मुख्तलिफ एरिया में या मुख्तलिफ जो ना किस्म की फसलों में या मुख्तलिफ जो ना टाइम में जो काश्त की गई थी,
जो सबसे ज़्यादा जो हमला हमें देखने में मिला है एफिड का, सोस्तेले का, वो जो ना वो जो लेट काश्त की गई थी। लेट काश्त जो फसल होती है वो नरम फसल होती है, उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो देर तक जो ना उसमें डालते रहते हैं और ज़्यादा मिकदार में डालते हैं, इसलिए ज़्यादा मिकदार में जो ना नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं ताकि ये इसकी बढ़ोतरी टाइम के ऊपर पूरी हो जाए और ताकि ये दूसरी फसल जो पहले काश्त की गई थी या टाइम के ऊपर काश्त की गई थी ये उसके बराबर आके खड़ी हो जाए। ये फसल थोड़ी सी नरम भी होती है, इसलिए जो ना इसके ऊपर तेले का अटैक ज़्यादा होता है और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इसको जो ना ये इस तरह की फसल जो लेट काश्त की गई है। ये तो इसकी ज़िंदगी के बारे में था, यानी कि थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये किस वक्त आता है और किस तरह की फसल के ऊपर ये हमलावर हो सकता है। मेरे काश्तकार भाइयों, कोशिश क्या करें कि गंदम की जो बिजाई हो नवंबर में अगर आप मुकम्मल कर लेंगे तो फिर जो ना इसका हमला देखने को बहुत कम ही मिलेगा। लेट जो काश्त की जाती है उसके ऊपर जो ना इसका हमला ज़्यादा देखा गया है। अब आते हैं इसके डैमेज की तरफ, इसके नुकसान की तरफ। मेरे काश्तकार भाइयों, बेसिकली इसका शुमार जो है ना ये रस चूसने वाले कीड़ों में होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पत्तों के ऊपर भी जो ना इसके अटैक हो चुका है और इसके साथ साथ जो ना सिट्टे के ऊपर भी आप देखें कि इसके ऊपर जो ना एफिड का हमला आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये रस चूसने वाला कीड़ा है। ये जब ये रस चूसता है तो इसकी वजह से पौधा पूरा कमज़ोर हो जाता है। पत्ता ये देखें फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ के ऊपर आप लोगों को इसका अटैक नज़र आ रहा है। अगर फ्लैग लीफ कमज़ोर हो जाए, इसके जो ना जब ये रस चूस लेगा इसका कलर जो ना वो येलोइश होना शुरू हो जाएगा पत्ते का और जो ना सिट्टा जो ना वो कमज़ोर होता जाएगा। आप लोगों को पता है कि फ्लैग लीफ की एक गंदम की फसल के अंदर, गंदम के पौधे के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो ज़्यादातर खुराक जो ना तकरीबन 40 से 60% तक खुराक ये पौधे को ये मुहैया करता है और आखिर तक इसका हरा भरा रहना इंतहाई ज़रूरी है। इसने सिट्टे को खुराक देनी होती है और भराई में भी ये अहम किरदार अदा करता है। आप लोगों को पता है कि जब एफिड का अटैक होता है फसल के ऊपर, एफिड जो ना एक शुगरी मटीरियल यानी कि लेसदार मादा खारिज करता है, जैसे जो ना चीनी का शीरा हो, इस तरीके से जो ना पत्ते के ऊपर वो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है या पौधे के ऊपर नज़र आ रहा होता है या सिट्टे के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और इसी लेसदार मादे की वजह से फिर इसके ऊपर जो ना एक फंगस का अटैक होता है जिसको हम सूटी मोल्ड कहते हैं। सूटी मोल्ड जो फंगस है ये बिल्कुल इसके अटैक के बाद जो ना पत्ता जो ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद सिट्टा भी बाज़ औक़ात जो ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। जब फ्लैग लीफ के ऊपर ये जो ना तह बन जाएगी, एक काली एक ब्लैक कलर की तह जब बन जाएगी तो रोशनी जो होगी, आप लोगों को पता है कि जब पौधा खुराक बना रहा होता है तो रोशनी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर रोशनी पौधे को नहीं मिल रही होती तो फिर पत्तों के अंदर खुराक भी नहीं बनती और जब रोशनी जो ना पत्ते से टकरा के फिर वापस चली जाती है, पत्ते के अंदर जज्ब नहीं होती और ज़ियाई तालीफ का जो अमल है वो रुक जाता है या सुस्त हो जाता है। इस वजह से जो ना पौधे को फिर टाइम के ऊपर और जो ना एक मुनासिब मिकदार में खुराक नहीं मिल पाती और वो जो ना पौधा एक तो उसकी कद भी रुक जाती है, उसकी बढ़ोतरी भी सही तरीके से नहीं हो रही होती और इसके साथ साथ जो ना आप लोगों को पता है कि फिर दानों की तादाद और सिट्टे की भराई और दानों का साइज़ भी छोटा रह जाता है और सिट्टे का साइज़ भी छोटा रह जाता है और पैदावार में भी एक कमी आ जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान इस चीज़ का है कि ये एज ए वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकता है। अगर हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की बात करें, ईटीएल की बात करें, तो अगर एक पौधे के ऊपर आपको 5 जो ना एफिड नज़र आ जाएं, चाहे वो बच्चे हों या जो बालिग हों, तो फिर हमें जो ना इसके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लेट जो काश्त की गई थी फसल, उनके ऊपर जो ना हमला ज़्यादा नज़र आ रहा है। उन फसलों के ऊपर आप स्प्रे करके इसको बर वक्त कंट्रोल करें। अब बात करते हैं जो ना इसकी मैनेजमेंट की कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसको कंट्रोल हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि नॉन केमिकल कंट्रोल के बारे में, कि हमने केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, किसी और चीज़ से हमने इसको जो ना कंट्रोल करना है। अगर आप फसल को एफिड से बचाना चाहते हैं तो फिर आप गंदम को टाइम के ऊपर काश्त करें। कोशिश करें कि नवंबर में जो ना आप इसको काश्त कर लें, इसको दिसंबर में लेके ना जाएं। लेट जो काश्त होती है उसके ऊपर जो ना इसका हमला वाज़े नज़र आ रहा है आजकल। ये जो गंदम की वीडियो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो ना एफिड का अटैक आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये लेट काश्त फसल है, ये कमाद की कटाई के बाद जो ना फिर इसको काश्त किया गया था। आप ये देखें कि इसके सिट्टे अभी निकल रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा लेट ये फसल काश्त की गई है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से बचा सकते हैं कि इसके अंदर जो ना आप इंटर क्रॉपिंग क्या करें, यानी उसके अंदर जो ना आप सरसों या कैनोला वगैरह जो ना आप उसको काश्त कर दिया करें। उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हर 400 फुट के बाद जो ना आप एक कैनाल जो ना कैनोला की या सरसों की आपने काश्त करनी है,
ताकि ये एफिड जो है ना गंदम की बजाय ना वो सरसों की तरफ या कैनोला की तरफ जो ना वो अट्रैक्ट हो, गंदम जो है ना इसके हमले से महफूज रह सके। तीसरा तरीका ये है मेरे काश्तकार भाइयों, आपको एक बेहतरीन सिंपल और सादा बता देता हूँ तरीका, कि आप 5 किलोग्राम माल्टे जो है ना उनका आप छिलके ले लें, उसको जो है ना तकरीबन 100 लीटर पानी के अंदर 5 किलोग्राम छिलके को डबो के रख दें तकरीबन 24 घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना उन छिलकों को निकाल लें, पानी को आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप उसका स्प्रे करें पैचेज़ में, जहाँ जहाँ ये एफिड का अटैक गंदम की फसल के ऊपर हुआ है वहाँ जो ना आप उसका स्प्रे कर दें, इससे भी कंट्रोल मिल सकता है। इसके अलावा आप नीम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों केमिकल कंट्रोल की तरफ। केमिकल कंट्रोल वही आसान है, आप लोगों को पता है, आप लोग जो ना इस चीज़ के जो ना मास्टर हैं। केमिकल कंट्रोल में जो ना आप कॉन्फिडोर या अमीडा वगैरह किसी अच्छी कंपनी का लेके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या आप जो ना थायोमेथॉक्सम का स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। आप लोगों को पता है जब एफिड का अटैक होता है, और एफिड जो है ना वो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक लेसदार जो ना तह बनाता है, लेसदार मादा खारिज करता है, जिसकी वजह से फिर फंगस का अटैक हो जाता है। इसलिए जब आप अमीडा का स्प्रे कर रहे हों या कॉन्फिडोर का स्प्रे कर रहे हों या आप थायोमेथॉक्सम का, इसको तेले को कंट्रोल करने के लिए जो आप कोई स्प्रे कर रहे हो, तो आपने उनके साथ जो ना फंजीसाइड लाजमी मिक्स करनी है, ताकि इस जो फंगस वगैरह इस वजह से लगी है उसका भी सफाया हो जाए। अगर शदीद अटैक आप लोगों को नज़र आ रहा है तो फिर आपने स्प्रे को 5वें और 6ठे दिन दोबारा रिपीट करना है। अगर हल्का फुल्का नज़र आ रहा है तो एक स्प्रे से इंशाल्लाह जो ना वो कंट्रोल हो जाएगा। मेरे काश्तकार भैया, अगर एफिड को हमने टाइम के ऊपर कंट्रोल ना किया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसको ईजी नहीं लेना, ये सुस्त तेला है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा देता है। आप इसके अगर नुकसान के बारे में देखें तो ये तकरीबन 20% से 80% तक इसका जो ना नुकसान हो सकता है। यानी मिनिमम ये 20% तक नुकसान दे सकता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये 80% तक। 80% से मुराद ये है कि मुकम्मल फसल जो है तबाह। यानी इसको आपने टाइम के ऊपर लाजमी कंट्रोल करना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में और तफसील के साथ बताऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।